यस डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो गया है। 15 जुलाई से आपके टेस्ट शुरू होंगे, तो उसके लिए रिवीजन स्टार्ट किया गया है। जितना भी रिवीजन हो जाएगा इन दिनों में वही आपके टेस्ट में आएगा। तो आज मैं पहले चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ। हालांकि पहले चैप्टर से कुछ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आएगा तो रिवीजन तो होना ज़रूरी है। तो पहला चैप्टर है अपना फिजिकल वर्ल्ड। और सबसे पहली डेफिनेशन आती है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स is a branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena. Natural phenomena like raining, बारिश का होना, भूकंप का आना, आकाश में बिजली का चमकना, रेनबो का होना, नदियों का बहना, बर्फ़ का गिरना, कोहरे का छा जाना, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। अचानक आंधी आ जाना, तो ये सब नेचुरल फिनोमेना हैं और इनकी स्टडी हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। और भी बहुत से नेचुरल फिनोमेना हैं, ये तो मोटी मोटी सी बातें मैंने वैसी बताई। अब आता है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट। इसमें फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। बहुत छोटी से छोटी एटॉमिक, न्यूक्लियर या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साइज़ से लेके और हम यूनिवर्स तक के साइज़ की स्टडी करते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उनके साइज़ का या न्यूक्लियस के साइज़ की बात की जाए तो लगभग 10⁻⁻15 मीटर, जिसे फर्मी पढ़ाया गया था, 1 फर्मी बोलते हैं, इससे लेके और यूनिवर्स की साइज़ का यानी 10⁻26 के आसपास इतने मीटर रेंज तक की स्टडी फिजिक्स में की जाती है। तो बहुत बड़ा स्कोप है। इसी से अगर टाइम का स्कोप पढ़ा जाए तो इन डिस्टेंसेस को लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दें तो टाइम की रेंज आ जाएगी। फिजिक्स में कितने छोटे टाइम से लेकर कितने बड़े टाइम तक की स्टडी की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि फिजिक्स की इस पूरे स्कोप को कवर करने के लिए इसको 2 डोमेन में हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक डोमेन और नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मैक्रोस्कोपिक डोमेन में लार्ज साइज की बॉडीज को स्टडी किया जाता है और माइक्रोस्कोपिक डोमेन में स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। मैक्रोस्कोपिक जो डोमेन है उसकी स्टडी आती है अपनी क्लासिकल फिजिक्स में। ये क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत ये सब आता है। और क्लासिकल फिजिक्स में भी हम क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसे फिजिक्स के जो बाकी पार्ट हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है कि चार्ज पार्टिकल की मोशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन, उसकी मोशन हो या उस पर फोर्स हो, रेस्ट में हो, जो भी हो, उसका इन फील्ड से इंटरेक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगा। और जैसे कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मोशन, ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी की जाएगी। यस, दूसरा आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पार्टिकल्स या बॉडीज की मोशन तो स्टडी नहीं होती। तो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, हीट का ट्रांसफ़र होना, एंट्रोपी, इनमें चेंज होना ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क।
हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। मान लीजिए हम हथौड़ा लेके किसी लोहे को पीटने लगे तो हमारे हाथ से जो काइनेटिक एनर्जी बार बार लोहे में ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस एनर्जी से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये सब थर्मोडाइनमिक्स में आता है। हीट का कंडक्शन, हीट का कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो इसके स्पेसिफिक हीट वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो थर्मोडाइनमिक्स में कवर होते हैं। फिर आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा और उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो सब मैकेनिक्स के अंदर आएगा। बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। इसमें न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ और न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, ये सब मैकेनिक्स में स्टडी होते हैं। किसी हम बॉडी पे फोर्स लगा के, किसी वायर वगैरह पे, किसी रोड वगैरह पे फोर्स लगा के उसको बेंड कर दें, ये सब मैकेनिक्स में आएगा। कोई बॉडी फोर्स लगा के मूव कर दी जाए। उसके बाद लास्ट में लिख लेते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड फिनोमेना स्टडी होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो ये सब इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो ऑप्टिक्स के अंदर आती है। ये सब तो हमारा हो गया मैक्रोस्कोपिक, इसका स्कोप का एक पार्ट जो था मैक्रोस्कोपिक डोमेन, और उसको हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करेंगे। दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में एटॉमिक एंड मोलिकुलर लेवल की स्टडी, न्यूक्लियर लेवल की स्टडी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह इन सब की स्टडी इस लेवल पे होती है, यानी बहुत छोटे साइज की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये वगैरह वगैरह, इन सबको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में स्टडी करते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन या और पार्टिकल वाइब्रेशंस करते हैं, उनके वाइब्रेशन से जो वेव जनरेट होती हैं। मैकेनिक्स में वाटर वेव जैसी, जिसमें फोर्स लगा के बहुत तेज़ी से कोई बॉडी चलती है तो उससे वाटर वेव जनरेट होती हैं, वो मैकेनिक्स में आएगा। कम्युनिकेशन वाला माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। फंडामेंटल फोर्सेस। चार फंडामेंटल फोर्सेस स्टडी किए गए हैं। फंडामेंटल फोर्सेस वो होते हैं जो किसी अन्य फोर्स की, किसी दूसरे फोर्स की हेल्प से नहीं बनते, बाकी सब फोर्स इनकी हेल्प से बनते हैं। तो नंबर 1 में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वीकेस्ट फोर्स है किन्हीं दो बॉडी के बीच, न्यूटन के अकॉर्डिंग किन्हीं दो बॉडीज के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मास के, उनकी मास की प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाता है जी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वीकेस्ट फोर्स हैं। देखो 10⁻11 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी बहुत छोटी क्वांटिटी आने वाली है। तो सेकंड आता है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स फील किए जाते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जब कोई मूविंग चार्ज इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अगर वो मूविंग कंडीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा,
तो फिर मैग्नेटिक फोर्स फील किया जाएगा। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर भी फोर्स लगता है, और कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है। तो इसमें होते हैं कूलम्ब्स लॉ होता है। नेक्स्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्सेज वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक कैटेगरी है न्यूक्लियर फोर्सेज की वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें बीटा डी के इसका एक एग्जांपल हो सकता है। बीटा डी के में क्या होता है कि न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल के साथ साथ न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल भी एमिट होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस के बाहर उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता। तो क्योंकि ये न्यूक्लियस से ही जनरेट होते हैं, इसलिए नाम इनका न्यूक्लियर फोर्सेज रखा गया। तो बीटा डीके में जो न्यूक्लियस से निकलने वाले पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स नाम दिया गया है। उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से वहाँ पे बंधे हुए हैं। उन फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और दो चार्जेज के बीच कूलम्ब के अकॉर्डिंग जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। खुद 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, और अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज देखूं तो 1.6 × 10⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁹, और उनके बीच की डिस्टेंस ये 10⁻15 की रेंज की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा जो उनको इतने रिपल्शन फोर्स के बावजूद भी बाइंड किए हुए हैं। तो इसलिए इन फोर्सेज को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करता हूँ। थैंक यू।